सबको नमस्कार। मैं डॉक्टर मुकुल भिंगराज, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स फैकल्टी द ग्रेजुएट स्कूल कॉलेज फॉर वुमेन। आज मैं सब्जेक्ट बिजनेस एनवायरनमेंट, जिसमें मेरा टॉपिक है मीनिंग ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन से अर्थ। जैसे फर्स्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बैलेंस ऑफ ट्रेड के बारे में, व्यापार संतुलन के बारे में बताया था, उसी से संबंधित यह बैलेंस ऑफ पेमेंट है। तो ये भुगतान संतुलन का अर्थ क्या है? तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट अर्थात भुगतान संतुलन से अर्थ जो है वह है देश के समस्त आयातों अर्थात कि इंपोर्ट्स तथा निर्यातों एक्सपोर्ट्स तथा अन्य वस्तुओं के मूल्य के संपूर्ण विवरण से है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये भुगतान संतुलन जो है वो पूरे देश के अंतर्गत जितने भी आपका आयात होते हैं या निर्यात होते हैं और इसके साथ साथ अन्य सेवाओं के मूल्य सबों का ही एक तरह का ये स्टेटमेंट होता है। और ये जो भी स्टेटमेंट बनाए जाते हैं तो वो एक निश्चित अवधि के लिए ही बनाए जाते हैं और इसमें देश की विदेशी मुद्रा की लेनदारियों का ब्यौरा होता है। और भुगतान संतुलन, तो इस तरह से हम देखते हैं कि भुगतान संतुलन जो है एक तरह का स्टेटमेंट होता है। और इस तरह से इसके संबंध में विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने अपने विभिन्न विचारों को इस तरह से प्रकट किया है, जिसमें पहला है जो है वो दिया गया है अकॉर्डिंग टू मिनहम के अनुसार कि बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ कंट्री इज अ record of monetary transaction over a period with the rest of the world, while the balance of trade of a country is the relation over a period between the value of her imports and exports। अर्थात कि इनका मत ये है कि किसी देश का भुगतान संतुलन उसका शेष विश्व के साथ एक समय की अवधि में किए जाने वाले मौद्रिक लेन देन का विवरण है, जबकि एक देश का व्यापार संतुलन एक निश्चित अवधि में इसके आयातों एवं निर्यातों के बीच संबंध है। दूसरी जो परिभाषा दी गई है वो है प्रोफेसर क्रॉस के अनुसार से, क्रॉसे के अनुसार से इनका कहना है कि द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ कंट्री इज अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस कंप्लीटेड बिटवीन इट्स resident and residents of the rest of the world during a given period of time, usually a year। इनका कहना है कि किसी देश का भुगतान संतुलन उनके निवासियों तथा शेष विश्व के निवासियों के बीच दी हुई साधारण रूप से एक वर्ष की अवधि में पूर्ण किए गए समस्त आर्थिक लेन देन का एक व्यवस्थित विवरण या लेखा है। और तीसरा जो विचार दिया गया है वह है प्रोफेसर हैबरलर के अनुसार से, उनका कहना है कि भुगतान संतुलन से अर्थ किसी दी हुई अवधि में विदेशी मुद्रा की खरीदी व बेची गई मात्रा से। तो इस तरह से जो विद्वानों ने अपने विचारों को प्रकट किया है तो उनकी जो परिभाषा दी गई है तो उसे स्पष्ट होता है कि भुगतान संतुलन से अर्थ एक देश के निवासियों का अन्य देश के निवासियों से हुए उस मौद्रिक लेन देन से है जो कि एक निश्चित अवधि में ही पूरा किया जाता है। और इस तरह से हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से मध्य आइटम्स होते हैं, आइटम्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। भुगतान संतुलन एक तरह का विवरण या खाता होता है, स्टेटमेंट अकाउंट्स होता है और इसमें दो भाग होते हैं। जैसे कि हम जब बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट में भी दो पार्ट होते हैं, उसमें डेबिट क्रेडिट में होता है, उसमें दो पार्ट होते हैं, कैपिटल लायबिलिटीज एसेट्स एंड प्रॉपर्टी। उसी तरह से ये बैलेंस ऑफ पेमेंट में भी जब आइटम को जब हम दर्शाते हैं तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट का भी दो पार्ट होते हैं, दो भाग होते हैं। एक भाग में हम एक्सपोर्ट्स अर्थात कि इंपोर्ट से जितने भी हम आय को रिसीव करते हैं, प्राप्त आय या अन्य प्राप्त आय इसमें लिखी जाती है। और उसके दूसरे भाग में हम आयात के भुगतान तथा अन्य सेवा आदि के आय के भुगतान को लिखा जाता है। और इन प्राप्तियों व भुगतानों को भी दो भागों में बांटा जाता है। एक है चालू खाता
करेंट अकाउंट और दूसरा है पूंजीगत सौदे कैपिटल ट्रांजैक्शन, चालू खाते। तो इसमें कौन कौन से आते हैं? नंबर 1 व्यापार संतुलन, ट्रेड बैलेंस। दूसरा है अदृश्य मध्य, इनविजिबल, जैसे सेवाओं का आयात निर्यात, विदेशी यात्रा, परिवहन, बीमा व विनियोगों आदि से आय। और तीसरा है गैर मौद्रिक स्वर्ण की गतिशीलता, नॉन मॉनेटरी गोल्ड मूवमेंट को शामिल किया जाता है। और दूसरा है पूंजीगत सौदों में नंबर 1 है निजी प्राप्तियां और निजी भुगतान। दूसरा है सरकारी प्राप्तियां व सरकारी भुगतान। तीसरा विदेशी ऋणों के ब्याज व मूलधन का भुगतान। चौथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसको हम IMF भी कह सकते हैं, से रुपयों की खरीद। और पांचवा है बैंकिंग पूंजी की शुद्ध प्राप्तियां शामिल की जाती है। तो इस तरह से हम भुगतान संतुलन का विवरण को जिक्र करेंगे। तो इसमें एक भाग में लेनदारी या समाकलन अर्थात रिसिप्ट ऑफ क्रेडिट, जिसमें कि हम दृश्य और अदृश्य मदों को शामिल करते हैं। और दूसरे भाग में देनदारी या विकलन, पेमेंट और डेबिट्स, ये दृश्य एवं अदृश्य मद, रिसिप्ट और क्रेडिट हो गया, पेमेंट और डेबिट्स हो गया। तो रिसिप्ट और क्रेडिट दृश्य और अदृश्य मदों में क्या क्या आएंगे? नंबर 1 है वस्तुओं के निर्यात का मूल्य। दूसरा सेवाओं के निर्यात से प्राप्त आय। तीसरा विदेशी ऋणों पर प्राप्त आय या मूलधन की वापसी। चौथा विदेशी विनियोगों की वापसी तथा अन्य उन पर प्राप्त लाभांश। पांचवा विदेशी सरकारों द्वारा व्यय। छठवां विदेशी पर्यटकों एवं छात्रों द्वारा व्यय। सातवां जनसंख्या के आवास से प्राप्त होने वाला धन। आठवां विदेशों से प्राप्त दंड, मुआवजा, उपहार, दान व युद्ध संबंधी व्यय। और इधर रिसिप्ट और डेबिट में जो दृश्य अदृश्य जो मध्य होते हैं, उनमें नंबर 1 वस्तुओं के आयात का मूल्य। दूसरा सेवाओं के आयात के लिए किया गया भुगतान। तीसरा विदेशों से प्राप्त धन पर ब्याज का भुगतान व मूलधन की वापसी। चौथा विदेशियों द्वारा किए गए विनियोगों की वापसी तथा उन पर लाभांश की वापसी। पांचवा देश की सरकार द्वारा विदेशों में व्यय। छठवां देश के पर्यटकों एवं छात्रों द्वारा विदेशों में व्यय। सातवां जनसंख्या के प्रवाह से विदेशियों को किए जाने वाले भुगतान। आठवां विदेशियों को दिया जाने वाला दंड, मुआवजा, उपहार, दान व युद्ध संबंधी व्यय।